नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों का भरोसा बढ़ा है म्यूचुअल फंड को लेकर, तो साथ ही यहां पर रिटर्न का रिस्क भी बढ़ा है। यही वजह है कि सेबी ने एक प्रस्ताव रखा है कि अब इन्वेस्टर को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का पता होना चाहिए। अब इस प्रस्ताव के मुताबिक आपके जो फंड हाउस है उसको अब रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी बताना होगा। आज के इस कार्यक्रम में इसी पर करेंगे चर्चा कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या होता है और सेबी का यह प्रस्ताव आपके लिए कितना फायदेमंद है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रेडेंस वेल्थ के सीईओ कीर्तन शाह है और मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग है। कीर्तन और मोहित, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। पिछले कुछ दिनों से या इनफैक्ट कह सकते हैं पिछले कुछ समय से हमने ये देखा है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कई ऐसे प्रस्ताव दिए या कई ऐसे फैसले भी पास किए, कई ऐसे नियम बनाए जिससे कि जो निवेशक है उनकी ना सिर्फ सैंक्टिटी बल्कि जो पारदर्शिता होती है निवेश करने में वो बनी रहे। तो अब ये जो एक नया कंसल्टेशन पेपर है इसको समझना बेहद ज़रूरी है कि एक तो एक कंसल्टेशन पेपर स्टेज में है तो इसके मायने क्या हैं, और जिस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की हम बात कर रहे हैं जिस पे सेबी ने एक प्रस्ताव भेजा है उसको कैसे समझा जाए। कीर्तन, जरा बताएंगे कि आखिरकार क्या है ये? स्वाति जी, सबसे पहले तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का मतलब समझते हैं। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जैसे नाम बता रहा है, आपको कितना रिटर्न मिला रिस्क को एडजस्ट करने के बाद। देखिए, अगर मान लीजिए आज इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, जैसे आपने भी हाईलाइट किया, सिलेक्शन ऑफ स्कीम्स, इतनी सारी स्कीम्स में से सिर्फ पास रिटर्न्स को देखकर की जाती है। तो मान लीजिए अगर मैं आपको दो फ्लेक्सी कैप फंड्स का एग्जांपल दूं, एक फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें 12% रिटर्न निकला है पिछले 3 सालों में, और दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें 13% रिटर्न निकला है 3 सालों में, तो बिना कुछ और देखे रिटेल इन्वेस्टर इन जनरल वो 13% स्कीम वाले फंड में निवेश कर लेंगे। पर ये 13% रिटर्न कैसे निकला है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ये 13% रिटर्न लेने के लिए स्कीम ने बहुत ज्यादा रिस्क लिया हो वर्सेस दूसरा फंड जिसने 12% रिटर्न जनरेट करने के लिए कम रिस्क लिया हो। ये जब तक आपको नहीं पता है कि कितना रिस्क लिया गया था इन फंड्स को जनरेट करने के लिए रिटर्न्स को, आप सिर्फ रिटर्न्स को देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस फंड में आपको शायद इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस बेहतर होगा आगे जाकर। इसके इसके लिए रिस्क को जानना और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को जानना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए आपने क्योंकि फैक्ट शीट पे रिस्क मेंशन किया हुआ है, तो सिर्फ वो रिस्क को देखकर इन्वेस्टर समझ पाए कि उस डेटा पॉइंट का मतलब क्या है, वो उतना इजी नहीं है या जरूरी नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर समझे। इसीलिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, ये डेटा पॉइंट ऐड करना, मुझे ऐसा लग रहा है एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लीजिए फंड ए 12% रिटर्न देता है, फंड बी 13% रिटर्न देता है। जैसे हमने बात किया, थियोरेटिकली इन्वेस्टर को शायद ये लगेगा कि फंड बी अच्छा है, पर अगर आप एक और एलिमेंट ऐड कर दे कि फंड ए ने रिस्क सिर्फ 1 यूनिट का लिया है और फंड बी ने 2 यूनिट का रिस्क लिया है, तो आपको इमीडिएटली समझ जाएगा कि फंड बी ने दुगना रिस्क लिया है फंड ए से, पर सिर्फ 1% ज्यादा रिटर्न दिया है। तब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आपको फंड बी में निवेश करना है या नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, ये एक डेटा पॉइंट देखकर आपको शायद पता चल जाएगा कि रिस्क के सामने कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया और कौन से फंड में आपको निवेश करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक नया पैमाना, ये एक नया पैरामीटर हम समझ सकते हैं जो जो आपको काफ़ी मदद करेगा एक फंड को चुनने में। और जितना अधिक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होगा उतना बेहतर फंड भी होगा। ये एक एडिशनल स्टेप है टुवर्ड्स सिलेक्टिंग अ राइट म्यूचुअल फंड। अब मुझे मोहित से ज़रा ये समझाइए, अभी करंटली इंडस्ट्री में प्रैक्टिस क्या है? क्यों सभी को ज़रूरत पड़ गई इस ऐसे किसी नियम पर कंसल्टेशन पेपर लाने की? क्या हर कोई एएमसी अभी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो नहीं करती है सबके सामने पब्लिश, और कहाँ पर लूप होल्स हैं जिसको दूर करने की कोशिश की जा रही है? जी स्वाति। स्वाति देखिए, जहाँ तक रिस्क के पैमानों की बात है, वहाँ पर इंडस्ट्री में काफ़ी तरह-तरह के रिस्क के मेजर्स जो हैं वो पब्लिश होते आए हैं। तो इसमें बीटा हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, शार्प रेशियो हो गया, सॉर्टिनो रेशियो हो गया। ये कुछ मुख्यतः बड़े रेशियोज़ हैं, रिस्क के रेशियोज़ हैं, जो कि ऑलरेडी पब्लिश हो रहे हैं।
पर दिक्कत ये है स्वाति कि सारी स्कीम्स यूनिफॉर्म तरीके से इसे हर मंथ अपने मंथली फैक्ट शीट में पब्लिश नहीं करती है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये कि जहां पर ये पब्लिश हो रहा है वहां पर इनका जो कंप्यूटेशन का तरीका है वो भी डिफर करता है। वो डिफर कैसे करता है कि आप जब स्टैंडर्ड डिविएशन या वोलेटिलिटी निकालते हैं तो काफी फंड हाउस ऐसे हैं जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन या वोलेटिलिटी को पूरे साल के रिटर्न्स पे निकालते हैं, काफी उसे मंथली निकालते हैं, काफी उसे एनुअलाइज नहीं करते हैं। तो अलग अलग तरीके से ये रेशो पब्लिश होता है, जिसका जैसा मन है वो उस हिसाब से इस रेशो को दिखा सकता है। तीसरी बात यह कि जितनी कैटेगरी के फंड्स हैं, इक्विटी, डेट, मल्टी एसेट, हाइब्रिड और दूसरे तरह के जितने भी कैटेगरीज होती हैं, सब पे ये रेशियो यूनिफॉर्म तरीके से लागू नहीं होता। सब पर इस रेशियो का कंप्यूटेशन भी यूनिफॉर्म तरीके से लागू नहीं होता। तो कुछ कुछ कैटेगरीज तो ऐसी हो गई जहां पर ये रेशियो बिल्कुल भी पब्लिश नहीं हो रहा है। तो सेबी का मानना यह है कि एक ऐसा यूनिफॉर्म रेशियो हो जो कि हर फंड हाउस रेगुलरली ऑन अ डेली बेसिस कंप्यूट करे और पब्लिश करे, विच बिकम्स अ बेंचमार्क, जो कि एक स्टैंडर्ड बन जाना चाहिए रिस्क की तुलना के लिए। तो कभी भी किसी भी निवेशक को किसी भी स्कीम को कंपेयर करना है और ये देखना है कि स्कीम के फंड मैनेजर जो रिटर्न दे रहे हैं उसके लिए वो कितना जोखिम ले रहे हैं, उसके लिए वो किस हद तक रिस्क लेने को तैयार हैं। तो क्या वो निवेशक चाहता है कि उस पर्टिकुलर रिटर्न के लिए वो उतना रिस्क लेना चाहेगा या नहीं। इसको अगर साधारण भाषा भाषा में समझाऊं स्वाति, तो आज मुझे एफडी से 8 से 8.5% रिटर्न मिल जाता है। मैं इक्विटी में इसलिए जाता हूं कि मुझे 4 से 5% या 4 से 6% अधिक रिटर्न की उम्मीद है, तो मैं वो रिस्क ले लेता हूं, राइट। अब इक्विटी में भी क्या मैं अधिक रिटर्न के लिए और ज्यादा रिस्क लेना चाहूंगा, राइट। तो वो जो निर्णय है वो निर्णय निवेशकों को उनके सलाहकार के साथ बैठकर लेना होगा। और जब ये डेटा पूरी तरह से पब्लिश होने लग जाएगा तो बहुत ही सुलभ हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा किसी को भी ये डिसाइड करने में कि किसी भी कैटेगरी में दो स्कीम्स में रिस्क का क्या अंतर है, और विद इन अलग अलग कैटेगरीज ऑल्सो ये किस तरह से वेरी करता है। तो ये निवेशकों के लिए बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ज्यादा पारदर्शिता आ जाएगी इससे। बिल्कुल। अब एक निवेशक की समझ के लिए कीर्तन, क्योंकि एक तरीके से हम कह सकते हैं फंड को चुनने के लिए आसान करने वाला स्टेप ज़रूर है, लेकिन एक एडिशनल स्टेप भी है। अब तक सहूलियत ये होती थी कि दो फंड के रिटर्न को मैच कर लिया या बेंचमार्क्स को बीट करता है फंड की नहीं करता है। कई निवेशक या कई लोग तो स्टार रेटिंग भी देखते हैं। हर किसी के अपने अलग अलग पैमाने हैं किसी म्यूचुअल फंड को चुनने के। लेकिन जब ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात आ रही है तो एक निवेशक को देखना क्या क्या है और इसका इस्तेमाल कब करना है, तो ये कैसे समझें? देखिए वो स्वाति जी डिपेंड करता है कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है। अगर आज आप देखें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सेबी कंसल्टेशन पेपर में सिर्फ एक रेशियो की बात कर रहा है, पर ऐसे 5 रेशियो है जो अलग-अलग वेबसाइट्स पर दिखाए जाते हैं, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि क्योंकि ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, जो डेटा पॉइंट आपको दिख रहा है, वो रिटर्न है। इसलिए अगर 2 फंड्स के बीच में जो भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जिसका भी ज़्यादा होगा, वो फंड अच्छा होगा। क्योंकि वो आपको ये बता रहा है कि इस फंड ने रिस्क के सामने एक्स रिटर्न दे दिया। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि 5 अलग-अलग तरीके के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हैं। जिस भी फंड का नंबर दूसरे फंड से ज़्यादा होगा, वो डेटा पॉइंट अच्छा है क्योंकि वो आपको ये बता रहा है कि रिटर्न ज़्यादा है रिस्क के सामने। अब कौन-सा देखना है ये डिपेंड करेगा आप किस एरिया पे फ़ोकस करना चाहते हैं और किस बेसिस पे आप 2 स्कीम्स को कंपेयर करना चाहते हैं। अभी जैसे मान लीजिए, अगर आप 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स को कंपेयर करना चाहते हैं या 2 ऐसे फंड्स को कंपेयर करना चाहते हैं जो सेम कैटेगरी में है, तो आप शायद शार्प रेशियो देखेंगे, क्योंकि शार्प रेशियो आपको ये बताता है कि आपके फंड ने कितना रिटर्न जनरेट किया वर्सेस द पोर्टफोलियो रिस्क। पर मान लीजिए आपको देखना है कि आपके फंड ने क्या रिटर्न जनरेट कर लिया वर्सेस मार्केट रिस्क, तो आप देखोगे ट्रेनर्स रेशियो। अब अगर आपको ये देखना है कि आपके फंड ने इंडेक्स से ज्यादा कितना रिटर्न जनरेट किया रिस्क के मुकाबले, तो आप देखोगे अल्फा। तो अल्फा एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो आपको बताता है कि आपके फंड ने अगर रिस्क लिया है तो उसे मिनिमम कितना रिटर्न देना चाहिए था और उसके सामने फंड ने कितना रिटर्न दिया। मान लीजिए अगर आपके कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपके फंड ने
एक यूनिट रिस्क लिया था जिसके सामने फंड को 12% रिटर्न जनरेट करना चाहिए था। तो अगर आपका फंड 15% रिटर्न जनरेट करता है तो आप कहोगे कि अल्फा पॉजिटिव है 3 पॉइंट्स। देखिए किसी भी फंड का अल्फा जब पॉजिटिव होता है तो ये आपको ये दर्शाता है कि आपके फंड के मिनिमम जितना रिटर्न फंड को जनरेट करना चाहिए था उससे ज्यादा कितना किया। और लास्ट इंफॉर्मेशन रेशियो जो सेबी कह रहा है कि आप पब्लिश कीजिए, वो थोड़ा सा ट्रिकी है समझने के लिए। पर हर फंड मैनेजर ये कोशिश करता है कि बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न जनरेट करे। मान लीजिए बेंचमार्क का रिटर्न 12 है, फंड का रिटर्न 15 है, तो फंड ने डेफिनेटली कुछ ज्यादा रिस्क लिया है वो ऊपर के 3% रिटर्न को जनरेट करने के लिए। तो इंफॉर्मेशन रेशियो ये आपको दिखाता है कि वो 3% रिटर्न जनरेट करने के लिए आपने कितना रिस्क लिया। तो इंफॉर्मेशन रेशियो आपको बेंचमार्क को बीट करने के लिए कितना रिटर्न लिया, कितना रिस्क लिया, उसे दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आप जिस तरीके की निवेश करना चाहते हैं, उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि कौन-सा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपके लिए रेलेवेंट है। बट सेबी फिलहाल कंसल्टेशन पेपर में सिर्फ इंफॉर्मेशन रेशियो को इंक्लूड करने की बात कर रहा है। ओके। अब ये जो आपने तमाम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न या रिटर्न को कैसे समझे उसका जिक्र किया। फंड की फैक्ट शीट होती है, उसमें ये सब जानकारी होती है, लेकिन क्योंकि उसको पढ़ना हर किसी के लिए एक तो आसान भी नहीं है, कई निवेशक कहते हैं हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो मुझे मोहित ये बताइए, क्योंकि सिंस ये अभी एक कंसल्टेशन स्टेज में है, क्या सोच के जो एएमसीज हैं वो इस कदम को आगे बढ़ाएंगे जिससे कि जो सेबी का मकसद है निवेश को और पारदर्शी बनाना और आसान बनाना, ईज ऑफ जो इन्वेस्टिंग है उसको बढ़ावा देना, क्या वो स्टेप उठाए जाने चाहिए? आपको क्या लगता है कैसे सुझाव आ सकते हैं जिससे कि ये पूरा प्रोसेस काफी सीमलेस रहे और निवेशकों को समझ में आए कम से कम? जी स्वाति। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो आपने कहा कि ये जो डिस्कशन है या फिर ये जो पेपर है वो अभी कंसल्टेशन फेज़ में है। इसका मतलब कि सेबी ने सबकी राय माँगी है, सुझाव माँगे हैं इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट से और बेसिस सुझाव जो भी आएँगे, उसके चलते हुए सेबी इसे इम्प्लीमेंट करेगी। अक्सर ये देखा गया है कि जब-जब कंसल्टेशन पेपर आया है, तो वो किसी न किसी रूप में माइनर चेंजेस के साथ में इम्प्लीमेंट हो ही जाता है। तो आप ये मानकर चलिए कि इस तरह का कोई रेशियो या कोई प्रक्रिया या प्रणाली ज़रूर आएगी, जहाँ पर फंड हाउसेस को रिस्क रेशियो पब्लिश करना पड़ेगा। देखिए रिस्क रेशियो जैसा मैंने पहले भी कहा वो अभी भी पब्लिश हो रहा है पर अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग प्रकार से और जैसा कीर्तन ने समझाया कोई सॉर्टिनो पब्लिश करता है, कोई शार्प रेशियो पब्लिश करता है और एक आम निवेशक को ये समझना कि शार्प और सॉर्टिनो में क्या डिफरेंस है या फिर शार्प और इन्फॉर्मेशन रेशियो में क्या डिफरेंस होगा, जो कि सेबी बोल रहा है पब्लिश करने के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज़ ये टेक्निकल भी है और सबसे बड़ी बात ये समझना मुश्किल हो जाता है स्वाति कि अगर मुझे ये रेशियो पता भी लग गया, मान लीजिए मुझे 5 स्कीम्स में मुझे ये रेशियो पता लग गया और मुझे ये भी पता है किसका ज़्यादा है, किसका कम है और मुझे ये भी पता है कि जिसका ज़्यादा है वो अक्सर अच्छा होता है बट मुझे फिर भी निवेशक के तौर पर ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं इसे अपनी स्कीम की सिलेक्शन प्रणाली में कैसे यूज़ करूँ? कैसे मैं इस रेशियो को यूज़ करूँ या इम्प्लीमेंट करूँ रेगुलर बेसिस पे कि ये रेशियो मुझे करेक्ट स्कीम का चुनाव करने में मदद करें बिकॉज़ ये बहुत ही डायनामिक रेशियो होता है और सेबी इसे 252 बार साल में पब्लिश करने की बात कर रहा है, जिसका मतलब कि ये डेली बेसिस पे पब्लिश होगा और जब डेली बेसिस में पब्लिश होगा तो ये कंटीन्यूअसली चेंज भी होगा। फंड के जैसे-जैसे कॉन्टूर्स चेंज होंगे, जैसे-जैसे स्कीम सिलेक्शन चेंज होगा, जैसे-जैसे फंड ज़्यादा या कम रिस्क को बढ़ाएगा अपने पोर्टफोलियो में, ये रेशियो चेंज होता रहेगा, तो ये बहुत डायनामिकली चेंज भी होगा। तो इन सब के चलते क्या ये निवेशक के लिए आसान है? क्या इसे हर महीने पब्लिश होना चाहिए डेली की बजाय? क्या इसको और ज़्यादा सरल बनाया जा सकता है? क्या रिस्क रेशियो की जगह आप कुछ और छोटा मैकेनिज़्म यूज़ कर सकते हैं कि निवेशकों के लिए कॉमन नंबर हो जाए? तो बहुत सारे इसमें सवाल हैं। पर मुझे लगता है कि लार्जर पार्टिसिपेशन के लिए और जिस तरह से इंडस्ट्री की साइज़ बढ़ रही है, वहाँ पर अगर हमें फुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो आपको एक रिस्क रेशियो तो पब्लिश होना ही चाहिए। उसकी फ्रीक्वेंसी पे और उसके इम्प्लीमेंटेशन पे डिबेट ज़रूर हो सकता है, बट अदरवाइज़ आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कदम है बेहतर पारदर्शिता के लिए। कीर्तन, पहले भी अगर हम देखें एक किसी फंड का रिस्कोमीटर उसको लाया गया, अभी हाल फिलहाल में तो एक स्ट्रेस टेस्ट किया गया,
तो ये जो बार-बार एक कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स या एएमसीज़ बार-बार एक अग्नि परीक्षा से गुज़र रहे हैं टू एक्चुअली प्रूव कि हाँ, वो जो ऑफरिंग कर रहे हैं या जो निवेशक है उनका वो उनके हित का ख़्याल रख रहे हैं। इन पूरे स्टेप से क्या समझा जाए? और जब ये हम एक रिस्क को मेजर करने की बात करें, क्या कुछ ऐसे कैटेगरीज के फंड्स होंगे जिसमें एक निवेशक को वाकई बहुत ज्यादा रिस्क सामने देखने को मिलेगा? स्वाति जी, आई थिंक सबसे पहले तो अगर हम देखें फ्रॉम सेबीज पर्सपेक्टिव, देखिए सेबी तो उस लेवल तक जाना चाहता है कि सबसे छोटे से छोटा निवेशक भी बेनिफिट कर पाए। अब देखिए पिछले 4-5 सालों में म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन के द्वारा इतनी सारी मार्केटिंग की गई है म्यूचुअल फंड की, और जो सही भी है, जिसकी वजह से टियर 2, टियर 3, इवन टियर 1 जैसे शहरों में पेनिट्रेशन म्यूचुअल फंड्स का इतना बढ़ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेबी का पर्सपेक्टिव बड़ा सिंपल है। एक तो पहले उन्होंने टीआर का एक एक्स बेसिस पॉइंट कंपल्सरीली म्यूचुअल फंड के अवेयरनेस में स्पेंड करने का जो डिसीजन लिया, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड में पेनिट्रेशन बढ़ी। अब वो थोड़ा-सा फ़ोकस ये करना चाहते हैं कि एक एक जगह पे पेनिट्रेशन तो बढ़ा दी है, बड़ा छोटे से छोटा निवेशक आज भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है। एसआईपीज़ क्या है, एसटीपीज़ क्या है, एसडब्ल्यूपी क्या है, बहुत लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है। तो अब ऐसा ना हो जाए कि इतने ज़्यादा निवेशक आज इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसा हो जाए जिनसे स्मॉलेस्ट या छोटे निवेशकों को कोई प्रॉब्लम हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है इसको ध्यान में रखकर सेबी ये जितनी भी चीजें कर रही है ये कर रही है टू मेक श्योर दैट द लोएस्ट हैंगिंग और द स्मॉलेस्ट इन्वेस्टर को भी प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सही डायरेक्शन में है। एक डायरेक्शन में सेबी ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी साइड पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये इंडस्ट्री थोड़ी सी और ज्यादा वाइड स्प्रेड हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये डायरेक्शन गलत है। डिबेट हो सकता है क्या ये ओवर रेगुलेशन है या नहीं, पर डायरेक्शन मेरे हिसाब से सही है। अब अगर आपका जो दूसरा क्वेश्चन था, जो जो था कि क्या ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो फैक्ट शीट में किए जा रहे हैं, देखिए ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की अगर आप बात करें, जैसे मैं मोहित से ही थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लूंगा या कैरी फॉरवर्ड करूंगा वो जो कहने की कोशिश कर रहे थे। देखिए ये जब फैक्ट शीट में ये डेटा पॉइंट इशू किए जाएंगे, ये डेटा पॉइंट्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड है सोफेस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि आप देखिए, अगर आप दो फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, राइट, तो दो फ्लेक्सी कैप फंड में ये डेटा पॉइंट बहुत जरूरी हो सकता है जानने के लिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में आप एज एन इन्वेस्टर और एज अ फंड मैनेजर आप किसी भी मार्केट कैप में निवेश कर सकते हो। तो पॉसिबल है एक फ्लेक्सी कैप फंड ऐसा है जो 100% पैसा लार्ज कैप में निवेश कर रहा है, और दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड ऐसा है जो शायद 20% लार्ज कैप में डाल रहा है, बाकी का 80% मिड और स्मॉल में डाल रहा है। अब आप इन फंड्स में जिनकी कैटेगरी सेम है फ्लेक्सी कैप, सीधा सीधा रिटर्न कंपेयर करेंगे तो आपको शायद मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन या डेटा पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इन जैसी कैटेगरीज पे मुझे ऐसा लग रहा है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल डेटा मिल सकता है। क्योंकि आप अगर दूसरी भी कैटेगरीज देख ले जिसमें मान लीजिए आपको 75% 80% तक एक मार्केट कैप में निवेश करना है और बाकी 20% कहीं पर भी हो सकता है, वो 20% की वजह से बहुत बड़ा रिटर्न में फर्क पड़ सकता है। पर अगर एक कैटेगरी का अगर मुझे नाम लेना है, मुझे ऐसा लग रहा है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी होगी जिसमें इम्पैक्टफुल डिसीजन मेकिंग हो सकता है इस इंट्रोडक्शन से। ओके, फ्लेक्सी कैप में आप कह रहे हैं काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एक फंड मैनेजर की इसमें इस पूरे स्टेप में आपको लगता है मोहित एक अहमियत बढ़ जाती है? और ये जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, क्या इसको हर महीने या फोर्टनाइटली ये एएमसीज को जारी करने के लिए कहा जा सकता है? जी स्वाति, तो देखिए फंड मैनेजर्स के लिहाज से उनके पास, जैसा कीर्तन ने भी कहा, काफ़ी ज़्यादा डिस्क्लोज़र्स होते हैं देने को, और उनको अपने पोर्टफ़ोलियो में
कभी-कभी इस तरह के बदलाव करने पड़ सकते हैं अगर मान लीजिए कहीं पर आपका रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पोर्टफोलियो में या फिर आपका जो नीचे का बेस है व्हिच इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपका जो इन्फॉर्मेशन रेशियो है या रिस्क एडजस्टेड रेशियो जो कि सेबी प्रपोज़ कर रहा है, वो गिरने लगता है, वो कम आने लगता है। यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि जितना हाई ये नंबर होगा, जितना बड़ा ये नंबर होगा, उतना ही अच्छा है ये फंड के लिए। तो आप जहाँ पर हायर नंबर देखेंगे वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा देख के कि ये स्कीम दूसरे से बेहतर है क्योंकि इसने सेम रिटर्न के लिए कम रिस्क लिया है। तो फंड मैनेजर्स के लिहाज से जिस तरह से अभी सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट भी किया था, तो वहाँ पर भी उन पर थोड़ा-सा दबाव आया था कि वो ट्रू टू लेबल अपनी स्कीम को चलाएँ या फिर कुछ लिक्विडिटी का अलग से प्रोविज़न करें, ताकि जो लिक्विडिटी डेज़ थे, उसके नंबर को वो गिरा सके बिकॉज़ मानसिक तरीके से स्वाति निवेशकों के दिमाग पर ये थोड़ा-सा प्ले करता है। ये प्ले करता है कि किस तरह का रिस्क एक फंड मैनेजर ले रहा है और क्या मुझे उस तरह के रिस्क वाले फंड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इसमें जाने के परिणाम हो सकते हैं? क्या ये मेरे फंड में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव लाएगा? तो उस तरह के क्वेश्चन से बचना चाहेंगे फंड मैनेजर और हो सकता है कि इस रेशो के चलते क्योंकि ये रेगुलरली पब्लिश होगा अभी सेबी इसे डेली पब्लिश करने की बात कर रहा है, बट जैसा आपने कहा कि फोर्टनाइटली या मंथली होगा तो भी चलेगा। आजकल डेट फंड्स के जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो फोर्टनाइटली पब्लिश होते हैं और बाकी दूसरी चीज़ें जो फैक्ट शीट में आती हैं वो मंथली आती हैं। तो इसे भी किसी फोर्टनाइटली या मंथली फ्रीक्वेंसी पे डाला जा सकता है। डेली पब्लिकेशन शायद इसे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ ही कर देगा। यहाँ पर निवेशकों के लिहाज से इसे जितना सरल और सिंपल रखा जाएगा, उतना ही सही है। अगर मैं इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊँ स्वाति, तो अगर मुझे मुंबई से पुणे जाना है और मुझे पता है कि बस से जाने पर मुझे 4 घंटे लगते हैं और कहीं पर अगर मैं प्राइवेट टैक्सी करता हूँ, वहाँ मुझे वो साढ़े 3 घंटे में पहुँचा देगा और अगर मैं किसी के साथ बाइक पर बैठ के जाता हूँ, वो मुझे शायद ढाई घंटे में ही पहुँचा देगा। पर मुझे ये देखना है कि कहाँ पर मेरा रिस्क ज़्यादा है। कहाँ पर मुझे सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए मुझे रिस्क ज़्यादा लेना पड़ रहा है या मेरी जान को जोखिम हो सकता है। उसी तरह से सेम रिटर्न को पाने के लिए कहाँ पर मेरे रिस्क को बढ़ाया जा रहा है फंड में। इसे जितना आसान तरीके से कलर कोडिंग से, किसी न्यूमेरिकल तरीके से अगर समझाया जाए निवेशकों को या उनके लिए पब्लिश किया जाए तो एक रिटेल निवेशक के लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। जब तक ये कॉम्प्लिकेटेड स्टैटिस्टिकल नंबर रहेगा, दिक्कत आती रहेगी, हर कोई इसे नहीं समझ पाएगा और शायद ये भी जितनी दूसरी चीज़ें पब्लिश होती है, उसी भीड़ में कहीं खो ना जाए। तो मुझे बस इतना ही लगता है कि इसे सरल बनाया जाए और इसका पब्लिकेशन भी एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी में हो, चाहे मंथली या फोर्टनाइटली। राइट। बिल्कुल, तो मकसद यही होना चाहिए कि ये सिर्फ एक टेक्निकल डेटा का हिस्सा ना बन के रह जाए। एक आम निवेशक की समझ की जो भाषा है उसमें इस पूरे इन्फॉर्मेशन को अगर दिया जाए तो शायद एक बेहतर ढंग से एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एक फंड को चुनने के पीछे एक निवेशक ले पाएंगे और जो मकसद सेबी का यहाँ पर है भी। धन्यवाद करेंगे कीर्तन और मोहित आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।